फिर से स्वागत है आपका बालाजी के डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनी एग्रोनॉमी क्लास में, जिसके अंतर्गत आपको फसलों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन कराया जा रहा है। ठीक है, अब अपन आगे जो नेक्स्ट क्रॉप बात करते हैं, एंडिंग बिल्कुल क्लासों के एंडिंग की ओर चल रहे हैं। अपने 3 क्रॉप और बाकी हैं। केस क्रॉप आपके 2 ही दे रखी हैं, गन्ना और ज्वार। ठीक है, बस में उसके बाद एक रेसे वाली फसल जो कपास है, तो ऐसे करके 3 और बची हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं गन्ने के बारे में। गन्ना जो फसल है के लिए उगाई जाती है शर्करा के लिए। ठीक है, जिसको शुगर कैन कहा जाता है, और वानस्पतिक का सैकेरम ओपिस का नाम है सैकेरम ओपिसिनरम। इस सैकेरम ओपिसिनरम को नोवल कैन या ट्रॉपिकल कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, इसका विस्तार से वर्णन में आगे प्रजातियों में बताऊंगा। इसका जो कुल है वो ग्रैमनी है। ग्रैमनी कुल को आप दूसरा नाम क्या है, पोएसी भी कहते हैं। इसके अलावा इसका जो सब उप फैमिली है, सब कुल है, सब फैमिली है, वो कौन सी है, पोएसी कहलाती है। ठीक है, ये थोड़ा यह नया नाम कह सकते हैं, ग्रैमनी का पोएसी होता है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो किसको माना जाता है, दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि अलग अलग गन्ना अलग अलग क्षेत्रों में उगाया जाता है। जैसे अभी प्रजातियों के बारे में बात करेंगे तब ये चीज़, गुणसूत्रों को भी अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं। अपन ऑपिसिनेरम की बात करें 80 पाए जाते हैं। भारतीय गन्ना की बात करें सैकेरम बारबरी की, तो उसमें 82 पाए जाते हैं। चाइनीज़ गन्ना की बात करें साइनेंसी 24 पाए जाते हैं, जो अभी मैं प्रजातियों में एक बार फिर से बताने वाला हूँ। बात करते हैं, जो क्वेश्चन आता है, देखो शुगर कैन में जो शुगर शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है। तो शुगर शब्द है वो संस्कृत भाषा के शुगर से लिया गया है। किससे लिया गया है, शुगर शब्द से लिया। शुगर का मतलब होता है अच्छा, मीठा, मधुर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अच्छा माना जाता है। गन्ने में क्या पाया जाता है, मीठा। तो मीठा क्या है, प्रेम भाव का, या जो भी आप मानते हो, बहुत अच्छा माना जाता है। ये जो शुगर से लिया गया है, और ये क्वेश्चन जो है शुगर कैन का शुगर शब्द शायद आपके सुपरवाइजर में भी पूछा गया था पुराने एग्जाम। शुगर कैन में शुगर शब्द किस भाषा का शब्द है या किस भाषा से लिया गया है, तो ये बता दिया। फिर अपन बात करते हैं, तो गन्ना का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में ब्राज़ील देश का प्रथम स्थान माना जाता है। देश है ब्राज़ील देश का। और भारत की दृष्टि से बात करें तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है। ठीक है, लेकिन प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता तमिलनाडु राज्य की सर्वाधिक है। तमिलनाडु, क्योंकि जो उसके लिए फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, पुष्पन के लिए, परिपक्वन के लिए जो तापमान चाहिए, औसत तापमान चाहिए, वो कहाँ मिलता है, दक्षिण भारतीय राज्यों में अच्छा माना जाता है। जिस कारण से दक्षिण भारतीय राज्यों की अधिक उपज होती है उत्तरी भारतीय राज्यों की अपेक्षा। ठीक है, तो उत्तरी भारतीय राज्यों से ज़्यादा उपज कहाँ होती है, दक्षिण भारतीयों में। और कौन से राज्य में होती है, तमिलनाडु में। इसकी उत्पादकता भी तमिलनाडु में सर्वाधिक होती है। आगे बात करते हैं भारत में उत्पादकता के बाद नेक्स्ट राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में थोड़ा डाटा इधर उधर होते रहते हैं, कभी हनुमानगढ़ प्रथम आ जाता है, कभी बूंदी प्रथम आ जाता है। ठीक है, तो इन डाटाओं को मैं एक निश्चित जो आपके ईयर वाइज हैं वो बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि बूंदी जिले को सर्वाधिक गन्ना उत्पादन में ये जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान में किसको, लेकिन कभी कभी ये डेटा क्या हो जाते हैं, गंगानगर आ जाता है, कभी सॉरी हनुमानगढ़ आ जाता है। तो ठीक है, इसको करेक्ट बात में अभी लिखिए, राजस्थान में अधिक फल उत्पादन अब बात करें तो गन्ने का उपयोग किस लिए किया जाता है, गन्ने का सबसे ज़्यादा उपयोग चीनी बनाने, शर्करा उद्योग में किया जाता है। ठीक है, और शर्करा उद्योग कृषि से संबंधित जो कुल उद्योग हैं उसमें शर्करा उद्योग, रेशा या कॉटन उत्पादन जो किया जाता है, रेशे उद्योग या वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। पहला कौन सा है, वस्त्र उद्योग। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद
जो कृषि से संबंधित या कृषि से जुड़ा हुआ उद्योग है वो कौन सा है? चीनी। सबसे बड़ा कौन सा है? चीनी उद्योग, जिसमें गन्ने का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिसके जो चीनी उद्योगों में किसका उपयोग, गन्ने का किस लिए उपयोग किया जाता है? चीनी बनाने के लिए, ठीक है, गुड़ बनाने के लिए। गुड़ किससे बनाया जाता है? गन्ने की जगरी से, जगरी से बनाया जाता है, ठीक है। खांड बनाने के लिए इत्यादि सब के लिए उपयोग किया जाता है। तो चीनी की बात करें तो चीनी प्रोडक्शन में क्यूबा देश का सबसे या प्रथम स्थान माना जाता है। किसका? क्यूबा का। चीनी प्रोडक्शन में किसका प्रथम स्थान माना जाता है? क्यूबा का। गन्ने से सर्वाधिक रूप से बनाई जाती है वो क्यूबा देश में बनाई जाती है, इसलिए क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। लिख तो आप वस्त्र उद्योग के बाद बाद का कृषि चीनी उद्योग है। सर्वाधिक चीनी का उत्पादन का उत्पादन क्यूबा में होता है। कहाँ होता है? क्यूबा में होता है। ये क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। का कटोरा कहा जाता है। और अपने भारत में बात करें तो चीनी उद्योग लगभग 500 के आसपास। शुगर इंडस्ट्री कितनी? 500 के आसपास, जिसमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, ठीक है। तो जो तो भारत का है सर्वाधिक शुगर इंडस्ट्री कहाँ पर है? सर्वाधिक चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में, के बाद महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। तो भारत का शुगर इंस्टीट्यूट है, इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पर है? कानपुर में। भारतीय शर्करा पर है, कानपुर में। कानपुर। ये तो हो गई गन्ने की बेसिक इन्फो, ठीक है। बात करते हैं अपन यहाँ पर आगे गन्ने की प्रजातियों की। प्रजातियों से पहले मैं थोड़ा महत्व बता देता हूँ। महत्व की बात करें तो गन्ने में 78% तो क्या पाया जाता है? पानी पाया। क्या पाया जाता है? पानी या जल पाया जाता है। और हाँ, पानी की मात्रा कितनी होती है? 78%। में होता है 8 से 21% क्या पाया जाता है? शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शर्करा किस रूप में पाई जाती है? सुक्रोज के रूप में। इसके अलावा 8 से 10% गन्ने में जगरी पाई जाती है, जिससे गुड़ बनाया जाता है। तो महत्व वैल्यू है, पोषक मान क्या है कि इसमें 78% क्या होता है? पानी पाया जाता है। जल कितना प्रतिशत होता है गन्ने में?
28%। ठीक है। शर्करा जो कि सुक्रोज के रूप में पाई जाती है, तो कितनी होती है? 8 से 21% तक। और एक और चीज़ क्या है? जगरी। जगरी कितना होता है? 8 से 10%। ठीक है। जगरी के काम आता है? गुड़ बनाने के काम आता है। जगरी, जर्दी नहीं है भाई, जगरी। इसके अलावा गन्ने से एक पदार्थ बनाया जाता है जिसको बोलते हैं गैसोल। ये एक जैव ईंधन है। गैसोल क्या है? एक जैविक ईंधन है जो कि 80% पेट्रोलियम पदार्थ में 20% गन्ने का रस मिलाकर बनाया जाता है। ये क्या है? गैसोल जैविक ईंधन है। क्या है? जैविक ईंधन है। ईंधन है जो कि 80% पेट्रोलियम पदार्थ व 20% गन्ने का रस मिलाकर बनाया जाता है। गैसोल क्या है? एक जैविक ईंधन। इसके द्वारा बनाया जाता है पेट्रोलियम पदार्थ कितना? 80%। और में क्या मिलाया जाता है? 20% गन्ने का रस मिलाया जाता है। क्या तैयार होता है? एक जैविक ईंधन जिसका नाम है गैसोल। ठीक है। तो गैसोल किससे बनाया जाता है? गन्ने। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं गन्ने की प्रजातियों पर। प्रजातियाँ हैं पाई जाती है ना। शर्करा क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही तो है। प्रोटीन तो इसमें बहुत कम। क्या होती है? मिनरल्स पाए जाते हैं ज़्यादा। गन्ने की प्रजातियों की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे अपन सैकेरम ऑफिसिनेम। सैकेरम ऑफिसिनेम। ये जो गन्ना है इसका विकास टी.एस. वेंकटरमन द्वारा किया गया था। द्वारा टी.एस. वेंकटरमन द्वारा किस किया गया था? सैकेरम बारबरी और सैकेरम स्पॉन्टेनियस, जो भारतीय गन्ना और जंगली गन्ना पाए जाते हैं, उनका क्रॉस कराया गया और कौन सा गन्ना प्राप्त हुआ था? सैकेरम ऑफिसिनेरम। इस कारण इनको शुगर कैन विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया थी, ये सैकेरम बारबरी और स्पॉन्टेनियस गन्ना बनाने का जो पूरी प्रक्रिया है उसको कहा जाता है गन्ने का नोबेलाइजेशन। क्या कहा जाता है? गन्ने का नोबेलाइजेशन। इस कारण इस गन्ने को नोबल कैन भी कहा जाता है। कैन, नोबल कैन भी कहा जाता है। और कौन सा गन्ना कहा जाता है? इस गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल गन्ना भी कहा जाता है। कौन सा गन्ना? ट्रॉपिकल कैन भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल कैन भी कहा जाता है। गन्ने का विकास जो किया था वो किया था टी.एस. वेंकटरमन द्वारा क्रॉस कराया था सैकेरम बारबरी है सैकेरम स्पॉन्टेनियस।
जाती है। दोनों के क्रॉस से क्या बनाया था? नोबल केन। कौन सा गन्ना बनाया था? नोबल केन। गन्ने बनने की ये प्रक्रिया, गन्ने का जो बनने की प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को, गन्ने के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकास की यह प्रक्रिया नोबलाइजेशन कहलाती है, नोबलाइजेशन। और गन्ने का नोबलाइजेशन किसने किया? टी.एस. वेंकटरमन। ठीक है, गन्ने के नोबलाइजेशन के कारण इनको शुगर कैन विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? शुगर कैन विजार्ड, या कह सकते हैं गन्ने का जादूगर। ठीक है, इस कारण इनको, इस कारण टी.एस. वेंकटरमन को गन्ने का शुगर कैन विजार्ड के नाम से, शुगर केन विजार्ड के नाम से जाना जाता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन भारत में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? का सर्वाधिक उत्पादन भारत में किया जाता है। लेकिन इसकी जो उत्पत्ति है ना, वो कहाँ से मानी जाती है? न्यू गिनी देश से मानी। कहाँ से मानी? न्यू गिनी। कहाँ से मानी जाती है? इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? की संख्या कितनी है? एन बराबर 80 पाई जाती है। देखा है ना? ये भारतीय गन्ना, इसका जो तना मोटा होता है, ठीक है, शर्करा की मात्रा अधिक पाई जाती है, मोटा लंबा, शर्करा की मात्रा अधिक, और रेसे की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? शर्करा की मात्रा अधिक, एक रेसा कम पाया जाता है। आ गया ना ये? है? ये अपने साउथ इंडिया, तमिलनाडु का था। लग यही रहा है, लेकिन मानी जाती है क्योंकि इसका जो मिल था, जो गन्ना मिला था, उसकी तरह से उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। उसके जो पूर्वज या पूर्व प्लांट हैं, उसका कोई उससे मिलता जुलता प्रजाति हो तो उससे माना। उत्पत्ति अलग कॉन्सेप्ट है, क्रॉस अलग कॉन्सेप्ट है। तो क्रॉस करा है क्योंकि तो जंगली गन्ना कहाँ का? न्यू गिनी का था, वहीं से उससे सारे लक्षण क्रॉस कराया था। ठीक है, ये क्या हो गया? सैकेरम ओपिसिनेटम तो नोबल कैन। अब इसमें आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ट्रॉपिकल कैन कौन से गन्ने को जाना जाता है? नोबल कैन किस गन्ने को कहा जाता है? कितने उसमें गुण होते हैं? कौन से क्रॉस से तैयार किया गया? किसने तैयार किया गया? शुगर कैन विजार्ड किसके नाम से जाता है? ठीक है, लेकिन उत्पादन इसका भारत में सर्वाधिक होता है। आगे बात करते हैं दूसरे गन्नों की। ठीक है, नंबर पे कौन सा आता है? भारतीय गन्ना, सैकेरम बारबरी। बारबरी जो गुण, कौन सा है ये? भारतीय गन्ना है,
भारतीय गन्ना भी कहा जाता है। इसमें तना पतला, शर्करा की मात्रा कम और रेशा अधिक पाया जाता है। तना पतला, शर्करा की मात्रा कम और रेशा अधिक पाया जाता है। गुणसूत्रों की बात करें, की जो संख्या होती है n बराबर होते हैं 80। शर्करा कम, रेशा अधिक। के बाद आता है नंबर 3 पर सैकेरम साइनेंसिस। चाइनीज गन्ना कहते हैं। गन्ना चाइनीज गन्ना कहा जाता है। गुणसूत्रों की संख्या होती है n बराबर होते हैं 124। कितने होते हैं? का तना लंबा होता है, हाँ है, चला मीठा तो सभी होते हैं लेकिन अधिक। के अलावा एक जंगली गन्ना होता है जिसका नाम है सैकेरम, हाँ सैकेरम स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं? जंगली गन्ना। लगभग इसमें बारबरी के बराबरी गुण पाए जाते हैं। ये तो गन्ने की हो गई अपनी प्रजातियाँ। ऐसे कोई सी प्रजाति पूछ ले भाई, चाइनीज गन्ने का नाम क्या है, ठीक है, सूत्र कितने होते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं अपन जलवायु की बात। जलवायु, गन्ना कौन सी ऋतु का फसल है? गन्ना खरीफ ऋतु की बहुवर्षीय फसल है। कौन सी? बहुवर्षीय फसल है जिसको गर्म व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता। कैसी जलवायु? गर्म व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट भी कहा जाता है, मतलब मध्य अवधि लघु दिवस प्रभावी पौधा, क्योंकि इसके पुष्पन के समय इसके लिए फिक्स प्रकाश अवधि लगभग 13 घंटे की आवश्यकता होती है। कब होती है? पुष्पन के। ये जो प्रकाश की अवधि है वो कब की है? कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। ये फिक्स प्रकाश की अवधि कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु या दक्षिण भारतीय राज्यों में पुष्पन के समय। ये इसका जो ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट भी कहाँ बनाया गया था? ब्रीडिंग मतलब गन्ना प्रजनन संस्थान, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ठीक है। तो जलवायु जो है खरीफ ऋतु का है। कौन सा पौधा है? खरीफ ऋतु का। एक चीज़ नोट कर लेना, इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट, इसको कई बार पूछा गया है। ऐसे भी पूछ लेते हैं कौन सा प्लांट है या फिर कितने प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है, तो वो 13 घंटे। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये C4 प्लांट भी कहा जाता है। आपको मैंने कल भी बताया था, पत्तियाँ बड़ी होती हैं और चौड़ी होती हैं। कौन सा प्लांट है? C4 प्लांट है। बहुवर्षीय फसल है जिसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। दूसरी बात करते हैं कि गन्ने में तापक्रम का बहुत ही ज़्यादा महत्व। तापक्रम क्या है? देखो, इसके परिपक्वन के समय अलग तापक्रम चाहिए, अंकुरण के लिए अलग तापक्रम चाहिए, वृद्धि एवं विकास के लिए अलग तापक्रम चाहिए। गन्ने की अगर बात करें अपन, तो इसके अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उचित माना जाता है, लेकिन उचित वृद्धि एवं विकास के लिए 28 से 32 डिग्री औसत तापमान अच्छा माना। और
गन्ने के परिपक्वन के समय 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना आवश्यक है। इससे अधिक तापक्रम होने पर परिपक्वन में जो गन्ने के तने में सुक्रोज बनता है वो सुक्रोज ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे शर्करा की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसलिए गन्ने के परिपक्वन में तापक्रम का भी बहुत अधिक महत्व है। इसलिए जो जलवायु है वो बहुत अधिक प्रभावित गन्ने के उत्पादन को करती है, और यही बड़ा कारण है कि गन्ने की जो उत्तर भारत में उपज होती है वो कम होती है और दक्षिण भारतीय राज्यों में अधिक होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि इसकी प्रकाश की अवधि है और जो तापमान की जो आवश्यकता होती है या प्रकाश की आवश्यकता होती है वो नहीं पाती उत्तरी भारतीय राज्यों में। जलवायु की बात करें तो ये खरीफ ऋतु का और इसको बोलेंगे अपन इंटरमीडिएट और डे प्लांट। ठीक है, फॉर इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट समझ तो जाओगे, मैं लिख देता हूँ आप लघु दिवस प्रभावी है बहुवर्षीय फसल। बहुवर्षीय मतलब एक से अधिक क्रॉपिंग सीजन या एक से अधिक वर्षों में पककर तैयार होती है, बहुवर्षीय फसल है। के लिए गर्म व आर्द्र जल युक्त मानी जाती है। कैसी जलवायु होना आवश्यक है? गर्म व आर्द्र जलवायु। इसके लिए तापक्रम का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तापक्रम की बात करें अपन, तापमान की बात करें तो इसके लिए जो औसत तापमान है, देखो सबसे पहले बात करते हैं तो अंकुरण के समय कितना तापक्रम चाहिए? अंकुरण के समय 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है। 25 से 30 डिग्री के बाद इसकी वृद्धि एवं विकास की बात करें वृद्धि एवं विकास के समय 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। और इसके परिपक्वन की बात करें परिपक्वन के समय कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है? तो 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इससे कम ये एवं ज़्यादा होने पर परिपक्वन प्रभावित होता है। और ये क्वेश्चन ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि नोट डाल के लिखना, क्योंकि परिपक्वन के समय 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर अधिक तापमान होने पर
गन्ने में सुक्रोज ग्लूकोज में बदल जाता है, हैं? ग्लूकोज में बदल जाता है, जो निम्न क्वालिटी का माना जाता है, निम्न गुणवत्ता का माना जाता है। लेकिन गन्ने के अंकुरण के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता क्या होती है? ग्लूकोज की आवश्यकता। आगे बात करते हैं मृदा की, ठीक है? विदाउट तापक्रम मृदा की बात करते हैं। हाँ, इसका पुष्पक्रम मैंने नहीं लिखा है। गन्ने के पुष्पक्रम को बोलते हैं एरो। प्रकाश की अवधि, पुष्पन के लिए जो प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है वो 24 घंटे में 13 घंटे प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है। लिख लेना पुष्पन के समय, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गन्ने का पुष्पक्रम एरो कहलाता है। क्या कहलाता है? एरो। एक और लिख लेना, पुष्पन के समय 13 घंटे प्रकाश की अवधि, प्रकाश अवधि आवश्यक। कितनी होती है? 13 घंटे प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं अपन अब मृदा की। इसके लिए बलुई दोमट मृदा, कैसी? बलुई दोमट मृदा, इसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 6.1 से 6.7 होता है, वो अच्छी मानी। बलुई दोमट मृदा गन्ने की खेती के लिए बलुई दोमट मृदा 1 मान 1 से 7.7 के बीच होता है। युक्त मान कितनी मान कितना होता है पीएच? जल निकास की व्यवस्था तो सारी फसलों में होनी चाहिए। जल भराव की समस्या होगी तो गन्ने में तना जो रोग लगता है रेड रॉड, उसका प्रकोप अधिक होता है। अब आगे बात करते हैं अपन इसकी बीज दर की। बीज दर, सबसे पहले तो एक बात जो क्वेश्चन आता है बीज दर में, कि भाई गन्ने के बीज को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टुकड़े या सेट, क्या बोला जाता है? तो गन्ने के बीज को क्या कहते हैं? गन्ने के बीज को सेट्स, क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं, सेट कहा जाता है।
जो कि किससे प्राप्त किया जाता है, 10 से 12 महीने पुरानी गन्ने की फसल होती है उससे प्राप्त किया जाता है। किससे? गन्ने की 10 से 12 महीने पुराने फसल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो 10 से 12 महीने पुरानी फसल है उसका ऊपरी 1/3 भाग बुवाई के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें 3 आंख होनी आवश्यक है। कितनी? 3 आंख वाला सेट अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो गन्ने के अंकुरण को प्रेरित करता है या अंकुरण में सहायक होता है। इसलिए गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग जो है किसमें काम लिया जाता है? बुवाई के काम लिया जाता है, जिसको सेट्स कहते हैं। और इस प्रकार के सेट्स लगभग कौन से गन्ने से लिए जाते हैं? जो कि 10 से 12 महीने पुरानी फसल से लिए जाते हैं। कितनी? 10 से 12 माह पुरानी से लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बीज के लिए देखो 3 आंख वाले सेट्स भी लेते हैं, जिनकी 35 से 40 हज़ार सेट्स मतलब टुकड़े प्रति हेक्टेयर उपयोग किए जाते हैं, जो कि 70 से 80 कुंटल बेट में कितने होते हैं? 70 से 80 कुंटल बेट में होते हैं। दूसरा 2 आंख वाले अगर सेट आप लेते हो तो 60 से 80 सेट्स बुवाई हेतु उपयुक्त माने जाते हैं। का वजन लगभग इनसे दुगना हो जाता है। किनसे? 3 आंख वाले सेट से। अगर हम नहीं भी मिले तो 1 आंख वाले सेट से काम चला सकते हैं, लेकिन उनकी मात्रा 90 से 1,20,000 सेट्स काम में ली जाती है। कितनी? 90 से 1,20,000, लेकिन उनको अनुपयुक्त माना जाता है। ऐसे सेट्स काम नहीं लेते। या तो 3 आंख वाले नहीं मिले तो 2 आंख वाले सेट्स काम में लिए जाते हैं। तो जो सेट्स हैं उनके बीज दर है, तो सबसे पहले जो 3 आंख वाले सेट्स हैं, 3 आंख वाले सेट्स, 3 आंख वाले सेट्स कितने लिए जाते हैं? 30 से 40 हज़ार प्रति हेक्टेयर। कितनी? 30 से 40 हज़ार प्रति हेक्टेयर। 30,000 से 40,000 प्रति उपयोग किए जाते हैं, बुवाई हेतु उपयोग किए जाते हैं, जिनका जो बैट होता है वो लगभग 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। हाँ, वो थोड़ी छोटी 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 गांठा बनी होती है ना, वो आँख बोला, कलिका सी निकली रहती है। ठीक है, आपने देखा होगा गन्ने का तना में ऐसे सेट्स होते, इस प्रकार की कलिका निकली हुई। ठीक है, देखना कभी गन्ने में कलिका पाई जाती, वो लेते हैं अपन बुवाई। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया? 1/3 भाग ऊपरी भाग जो लिया जाता है काम में। क्यों लिया जाता है? क्योंकि इस प्रकार के गन्ने में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है, जो गन्ने के अंकुरण को प्रेरित करता है। ठीक है, ऊपरी भाग क्या होता है? रोग एवं कीटों से ग्रसित होता है, उसमें जो ग्लूकोज है वो नष्ट हो जाता है, कारण से उसको बुवाई में काम नहीं लेते। एक ऊपरी 1/3 भाग ही काम लेते। ठीक है, भाग निचला भाग काम में नहीं लिया जाता, जिसको क्या बोलते हैं अपन? ओगला ओगला से ऐसा कुछ बोलते हैं, बेकार भाग माना जाता है, बुवाई के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, वो अनुपयुक्त रहता है। इसलिए एक जो बुवाई के लिए कौन सा भाग लेते हैं? गन्ने का 1/3 ऊपरी भाग। अभी लिखा देता हूँ तीनों चीज़ें लिखा के। ठीक है, नेक्स्ट अपन लिखते हैं दूसरा 2 आंख वाले सेट। दो आंख वाले सेट्सों की कितनी मात्रा ली जाती है? 2 आंख वाले सेट्स लिए जाते हैं 8 से 80,000, 8 से 80,000 प्रति हेक्टेयर। रेट तो आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते हो, पर ले रहे हैं। ठीक है,
और 3 आंख वाले कितने ले सकते हैं, लेकिन लेते नहीं है, मैं लिखा देता हूँ। 3 आंख वाले उपयुक्त मान, सॉरी 3 आंख वाले तो लिखा दी, 1 आंख वाला, 1 आंख वाला करिए भैया। खाना 1 आंख वाले टैक्स लिए जाते हैं 90,000 से तक रहती है। अब यहाँ पर लिख लीजिए, बुवाई के लिए जो गन्ना उपयोग किया जाता है कौन सा है, बुवाई के लिए गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग उपयोग किया जाता है। भाग तो किया जा, क्योंकि इस भाग में ग्लूकोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो कि गन्ने के अंकुरण को प्रेरित करता है। क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, इसलिए कौन सा भाग लेते हैं, ऊपरी 1/3 भाग। ठीक है, अब इनका जो बीज उपचार किया जाता है वो किससे किया जाता है, बीज उपचार के लिए देखो, गन्ने में बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। एगलॉल या एरेटॉन या बाविस्टी, कौन सी कवकनाशी ली जाती है, एगलॉल, एरेटॉन है बाविस्टी। की 0.2% मात्रा, कितनी, 0.2% मात्रा से बीज उपचार किया जाता है। लेकिन गन्ने में एक रोग लगता है, लाल सड़न रोग। लाल सड़न रोग हेतु बुवाई से पूर्व जो सेट्स होते हैं गन्ने के, जो बीज हैं, उनको गर्म जल उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म जल उपचार, मतलब 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 10 से 15 मिनट के लिए गर्म किया जाता है, बोलते हैं गर्म जल उपचार। तो गन्ने में लाल सड़न रोग से बचने हेतु बुवाई से पूर्व सेट्स को 54 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 10 से 15 मिनट के लिए गर्म जल उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म जल उपचार किया जाता है। और इसमें जो बायो जैव फर्टिलाइज़र है, जैव उर्वरक काम में लिया जाता है,
काम में लिया जाता है एजोस्पाइरिलम। जैव उर्वरक काम में लिया जाता है एजोस्पाइरिलम। ठीक है, आगे लिख लीजिए। बीज उपचार हेतु बीज उपचार हेतु इसका क्या हो गया, बुवाई के बारे में या बीज के बारे में। अब इसका जो समय है, बुवाई का समय गन्ने को बुवाई के समय के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, गन्ने को बुवाई के समय के आधार पर कितने भागों में, दो भागों में। कौन कौन से होते हैं, एक तो अर्धशाली गन्ना, एक होता है एकसाली गन्ना। अर्धशाली गन्ना 18 से 24 महीने में पककर तैयार होता है, और अर्धशाली गन्ना जो होता है वो 12 महीने में पककर, एकसाली गन्ना जो है कितने दिनों में तैयार होता है। एकसाली गन्ना 12 महीने में, और अर्धशाली गन्ना 18 से 24 महीने में पककर तैयार होता है। ठीक है, दो प्रकार का किस किस आधार पर होता है गन्ना, बुवाई के समय के आधार पर। तो गन्ना बुवाई के समय के आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला तो कौन सा है, अर्धशाली गन्ना। कौन सा, का गन्ना कौन सा है, एकसाली गन्ना। साली गन्ना। ये जो अर्धशाली गन्ना है, इसको पकने के लिए या इसके परिपक्वन में कितना टाइम लगता है, परिपक्वन में 18 से 24 माह का समय लगता है। कितना लगता है, 18 से 24 माह। एकसाली गन्ना कितने समय में पक जाता है, 12 माह में पककर तैयार हो जाता है। 12 माह में परिपक्वन में कितना समय लगता है। इसकी जो बुवाई है वो कब की जाती है, जून जुलाई में। बुवाई कब करते हैं, जून से जुलाई में करते हैं, जून से जुलाई में। इसकी बुवाई के लिए इसको दो भागों में बांट दिया। बुवाई करते हैं, बुवाई के लिए इसको दो भागों में बांट दिया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो ऑटमन होता है, तो बोलते हैं अपन सर्दियों वाला गन्ना। एक गर्मियों वाला गन्ना, तो बोलते हैं अपन समर के। ठीक है, एक तो कौन सा है, ऑटमन, ऑटमन या विंटर केन, विंटर केन। दूसरा कौन सा है, समर केन। ठीक है, गर्मियों वाला गन्ना। और वो कौन सा है, सर्दियों वाला, तो बोलते हैं समर केन। क्या हो गया,
ठीक है। इनकी जो बुवाई करते हैं सर्दियों वाले गन्ने की, इसकी कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में। बुवाई कब की जाती है? बुवाई कब करते हैं? अक्टूबर से नवंबर माह में। कब करते हैं? नवंबर में। और इसकी जो बुवाई की जाती है वो कब की जाती है? फरवरी मार्च महीने। कब करते हैं? फरवरी मार्च महीने। ठीक है। तो ये जो एक साली गन्ना है इसकी बुवाई और कब की जाती है? और 1 साल के बाद इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है। तो हार्वेस्टिंग टाइम इनका 1 साल के बाद होता है फिक्स है। जैसे अक्टूबर में बोया, कब कट जाएगा? हैं? सितंबर में। ठीक है, सितंबर तक वापस कटने लग जाएगा। ठीक है। इसको फरवरी में बोया तो जनवरी में कटने लग। लेकिन इस गन्ने की जो कटाई है वो कब करते हैं? ठीक है। तो 1.5 साल में पककर तैयार होता है। इस प्रकार के गन्ने की जो कटाई है कब करते हैं? नवंबर दिसंबर की कटाई की जाती है। नवंबर ठीक है। कई जगह पर 15 महीने में तैयार हो जाता है, कई जगह 18 महीने लेता है, कई जगह, लेकिन 18 महीने लगभग इसको लगते हैं पककर तैयार होने में या पूर्णतः पककर तैयार होने में। इसके लिए जो दूरी रखी जाती है पंक्ति से, तो देखो पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगाते हैं। ठीक है। हैं? जो दूरी लेते हैं ना वो पंक्ति से पंक्ति की लेते हैं, वो लगभग 90 सेंटीमीटर के आसपास लेते हैं या 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा। लेकिन जो अधसाली गन्ना है वो दूरी रखी जाती है इसमें 120 सेंटीमीटर। दूरी कितनी रखते हैं? 120 सेंटीमीटर। कौन सी? आर इंटू आर, पंक्ति से पंक्ति। ठीक है। और इसमें जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 90 सेंटीमीटर। रखी जाती है। ये आपके गन्ना हो गया। इस प्रकार का जो गन्ना है कहाँ पर उगाया जाता है? दक्षिण भारतीय राज्य व महाराष्ट्र में। कहाँ पर उगाया जाता है? अधसाली गन्ना कहाँ उगाया जाता है? दक्षिण भारतीय राज्य और महाराष्ट्र में। लिख लीजिए, सही दे रहा है। हाँ। तो दक्षिण भारतीय राज्य, दक्षिणी भारत व महाराष्ट्र में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? एक साली गन्ना वो कहाँ उगाया जाता है? उत्तरी भारत में। कहाँ पर उगाया जाता है? उत्तरी भारत। समझ में आ गया। बुवाई के समय के आधार पर गन्ने को दो भागों में, अधसाली और एक साली को वापस दो भागों में, ओटमन और समन। ठीक है। कोई डाउट इसमें? हाँ, आँख आँख मिलाकर। अब बात करते हैं अपन उर्वरक की मात्रा की डिस्टेंस रखी जाती है। प्लांटिंग डिस्टेंस का मायने नहीं, गहराई और पंक्ति की। ठीक है। वो जब मैं बुवाई की विधियाँ बताऊंगा उसमें आपको अलग अलग डिस्टेंस लिखा, यहाँ पे इसलिए नहीं लिखाया क्योंकि अलग अलग विधियों से गन्ने को उगाया जाता है और उन विधियों में अलग अलग गहराई एवं कर लगाया जाता है। ठीक है। तो आगे अपन बात करते हैं उर्वरक की। उर्वरक नाइट्रोजन कितना दिया जाता है भाई? नाइट्रोजन जो है 150 किलोग्राम दिया। फॉस्फोरस की मात्रा 60 से 80 किलोग्राम दी जाती
पोटेशियम की मात्रा 60 किलोग्राम दी प्रति हेक्टेयर के। और जो गन्ने की पैडी उपयोग में की जाती है, पैडी में 20% नाइट्रोजन एक्स्ट्रा किया जाता है, वो पैडी में लिखा दूंगा, ठीक है। ये चीज़ है जो उर्वरक दिए जाते हैं गन्ने में। अब इसकी बात करते हैं सिंचाई की। गन्ने में सिंचाई का भी महत्व। खाली गन्ने की कटाई भाई 1 साल बाद, जैसे अपन ने फरवरी में लगा दिया या मार्च में लगा दिया, फरवरी में लगाया तो उसकी जनवरी में कटाई हो जाएगी, मार्च में लगाया तो फरवरी में हो जाएगी, ठीक है। क्यों? 1 साल ही मतलब 12 महीने में पकेगा ना, जब से लगाया उसके 12 महीने। आगे बात करते हैं अपन इसकी सिंचाइयों की। चाहिए तो गन्ने की जो जलमांग है वो सर्वाधिक होती है। जलमांग चाहिए तो जलमांग गन्ने की जलमांग होती है भैया 1500 से तो के लिए सिंचाई की जो प्रमुख क्रांतिक अवस्था है, 4 क्रांतिक अवस्था है। सिंचाई हेतु 4 क्रांतिक अवस्थाएं। सिंचाई हेतु 4 क्रांतिक अवस्थाएं। बात करते हैं प्रथम सिंचाई कब करते हैं? प्रथम सिंचाई अंकुरण के समय। कब करते हैं? अंकुरण के समय प्रथम सिंचाई की जाती है, अंकुरण के समय। ये जो समय आता है वो कब है? अपन 0 से लेके 60 दिन, बुवाई के 60 दिनों बाद जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, 0 से लेके 60 दिन के भीतर हमें करनी होती है, हमें नमी शब्द के आधार पर, ठीक है। दूसरी सिंचाई करते हैं अपन फॉर्मेटिव अवस्था पर। सिंचाई कब की जाती है? फॉर्मेटिव, जब कल्ले निकलते हैं सेट से समय की जाती है, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव अवस्था। ये कितने दिनों बाद आती है? 60 से 130 दिन बाद। कितने? 60 से 130 दिन बाद बुवाई के फॉर्मेटिव स्टेज। के बाद तीसरी सिंचाई कब की जाती है? ग्रांड फेज पर तीसरी सिंचाई की जाती है। लगभग जो पुष्पन का समय होता है वो होता है ग्रांड फेज, ठीक है, एरोइंग का समय। ये कब आता है? 130 से 250 दिन में, 250 दिन बाद बुवाई के 130 250 दिन के बीच में करनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है परिपक्वन अवस्था, मैचुरेशन फेज। कौन सी? नंबर 4 पर परिपक्वन चौथी सिंचाई या चतुर्थ सिंचाई। कब आती है? परिपक्वन अवस्था। ये कब आती है? 250 से 350 दिन बाद। ये 4 प्रमुख सिंचाई मानी जाती हैं। और इन सिंचाइयों में अगर बात करें तो जो प्रमुख सिंचाई है, जिसकी प्रमुख क्रांतिक अवस्था है, वो दूसरी अवस्था मानी जाती है। वो कौन सी है? फॉर्मेटिव अवस्था। क्योंकि इस अवस्था पर
गन्ने को अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इसी अवस्था पर गन्ने में सर्वाधिक रूप से खरपतवारों का प्रकोप होता है। तो सिंचाई हेतु जो प्रमुख क्रांतिक अवस्था है गन्ने की फॉर्मेटिव अवस्था, इस प्रकार का क्वेश्चन कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा तकनीकी सहायक के एग्जाम में पूछा गया था। तो सिंचाई हेतु उपयुक्त क्रांतिक अवस्था कौन सी है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मेटिव अवस्था है, वो भी आप लिख सिंचाई हेतु की प्रमुख क्रांतिक अवस्था प्रमुख क्रांतिक अवस्था फॉर्मेटिव अवस्था मानी फॉर्मेटिव अवस्था ठीक है। एक तरह से कल्ले निकलते हैं, ट्रस निकलते हैं, वो अवस्था पर सिंचाई करनी आवश्यक है, क्योंकि इस अवस्था पर पोषक तत्वों का प्रयोग खरपतवारों का प्रकोप अधिक होता है। तो प्रमुख क्रांतिक अवस्था के बारे में पूछे तो आप करके आना फॉर्मेटिव अवस्था। तो पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है, कौन सी अवस्था पर होती है, वो भी फॉर्मेटिव अवस्था है। तो सिंचाई के लिए जो या कौन सी, हाँ प्रकोप लिख लो भाई, खरपतवारों का प्रकोप अधिक होता है। पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है एवं खरपतवारों का प्रकोप ठीक है अधिक होता है, याद रखना जाता है। तो सिंचाई के लिए तो कूड़ या नाली विधि, क्योंकि इसकी जो फसल है उसको कूड़ पर लगाते हैं, किस पर लगाते हैं, कूड़ पर लगाते हैं, जैसे आलू के जैसे ठीक है। उनमें लगाने के बाद साइड में जो नालियाँ होती हैं में सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है, कूड़ या नाली। सिंचाई हेतु उपयुक्त विधि कूड़ या नाली विधि। अब आते हैं, अपन बात करते हैं बुवाई की विधियों के बारे में, बुवाई की विधि के बारे में। जल उपयोग दक्षता, देखो जल मांग तो होती है इसको 1500 से 25, जल उपयोग दक्षता होती है 7 या 8 के आसपास mm, 8 के आसपास। सबसे कम चावल की होती है जिसकी 3.7 होती है। हाँ गेहूँ की 8.3 के आसपास ठीक है। आगे बात करते हैं अपन इसकी बुवाई की विधियों। बुवाई की विधि
सबसे पहले बात करते हैं अपन समतल क्यारी विधि। कौन सी? समतल क्यारी विधि। तो बोलते हैं फ्लैट बेड मेथड। उत्तरी भारत में सर्वाधिक अपनाई जाने वाली विधि है। इस विधि में क्या किया जाता है, देखो पहले तो हलों द्वारा कूड़ बनाए जाते थे जिनसे एक ही कूड़ बनता था। इन पर किसको लगाया जाता था? गन्ने को लगाया जाता था। लेकिन आजकल ट्रैक्टर आ गए हैं जिससे एक साथ तीन तीन कूड़ भी बन जाते हैं, नौ नौ कूड़ भी बन जाते हैं, ठीक है, 6 कूड़ भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार ट्रैक्टर चलित यंत्र द्वारा कूड़ बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ में नालियाँ बन जाती हैं और उन कूड़ों पर क्या किया जाता है? गन्ने के सेट्स को लगाया जाता है। लगाने के बाद पाटा चला दिया जाता है और उनको ढक दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की विधि कहाँ अपनाई जाती है? उत्तरी भारतीय राज्यों में अपनाई जाती है, जिसमें गन्ने को 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई में उगाया जाता है। कितने? 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई में उगाया जाता है। और जो पंक्ति से पंक्ति जाती है वो 90 सेंटीमीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 90 सेंटीमीटर, ठीक है। यह जो विधि समतल विधि है उत्तरी भारतीय राज्यों में सर्वाधिक प्रचलित है। जैसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना है, वहाँ पर गन्ना इसी विधि के लगाया जाता है, ठीक है। कैसे लगाया जाता है भाई? ट्रैक्टर चलित हल द्वारा कूड़ बनाकर उसमें सेट्स बोकर पाटा चला है और उनको कितनी गहराई पर लगाते हैं सेट्स को? 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर और 90 सेंटीमीटर की दूरी पर को लगाया जाता है, जो कि उत्तरी भारतीय राज्यों में मुख्य रूप से गन्ना की बुवाई हेतु अपनाई जाने वाली विधि है, ठीक है। देखिए इस विधि का उपयोग इस विधि का उपयोग प्रमुख रूप से उत्तरी भारतीय राज्यों में शो नहीं हो रहा। कौन सा फोटो शो नहीं हो रहा है? वापस कनेक्ट बंद करके वापस चालू करो, दिख जाएगा। और किसकी दिक्कत आ रही है? नहीं रहा, वापस बंद करके चालू करो भाई। वापस चालू करके बंद करें। अपना जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन या फिर आप जो लैपटॉप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो वापस बंद करके चालू करिए तो आपको अच्छी तरीके से भी दिखाई देगा, आवाज़ भी सुनाई, ठीक है। तो समतल विधि का उपयोग उत्तरी भारतीय राज्यों में मुख्य रूप से कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में उत्तरी भारतीय राज्यों में किया जाता है। जिसमें सेट्स को 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बोया जाता है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर रखी जाती है।
रखी जाती है। उसके बाद बुवाई के बाद क्या किया जाता है, पाटा चला दिया जाता है, प्लेन कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं फ्लैट बेड। ठीक है, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ पूछ सकते हैं इसकी। और जो समतल विधि फ्लैट बेड मेथड है वो कौन से राज्यों में इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसके बाद आती है कूड़ या नाली विधि मर्दों पर। में तो पाटा चला दिया जाता है, प्लेन खेत तैयारी बना के कूड़ों पर लगाए। हो गया भाई फरो मेथड। प्रकार का जो मेथड है वो गन्ना की रोपाई हेतु आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत में अपनाया जाता है। मतलब मोस्टली दक्षिण भारत के राज्यों में ये विधि कूड़ या अपनाई जाती है, नाली विधि अपनाई जाती है। कोई नहीं, तो ये दक्षिण भारतीय राज्यों में इस प्रकार की विधि में क्या करते हैं, एक तरफ कूड़ बना दिया जाता है और उसके पास से नालियाँ बनाई जाती हैं। उन कूड़ों पर क्या किया जाता है, गन्ने की बुवाई की जाती है। इस तरीके से नाली और ये कूड़, इस प्रकार से इन कूड़ों पर गन्ने की बुवाई की जाती है। और पास में जो होता है वो नाली का क्षेत्र होता है और इन पर सेट्स को बोया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की विधि में क्या करते हैं, जो गन्ने के सेट्स हैं वो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई में लगाए जाते हैं। कितने, क्योंकि वो सेट्स अच्छे से मिट्टी में दब जाएं, दिखाई न दें। 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई में लगाए जाते हैं, जिनमें पंक्ति से पंक्ति की लगभग समतल विधि के समान ही रखी जाती है, 90 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है, तो ये किन राज्यों में अपनाई जाती है, दक्षिण भारतीय राज्यों में वाली कूड़ या नाली विधि, जो कि गन्ने की बुवाई के लिए अपनाई जाती है। अभी भी नहीं दिख रहा भाई, साल आ रहा है नेट, कहीं पे नेट की प्रॉब्लम होगी, दिखाई नहीं दे रहा, आप चेक। है, कूड़े या नाली विधि कहाँ अपनाई जाती है, मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों व महाराष्ट्र में अपनाई जाने वाली, दिखाई नहीं दे, बात करते हैं। इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, दक्षिण भारतीय नालियों में कूड़ बनाकर, कूड़ के साथ साथ में सिंचाई हेतु नालियाँ बनाई जाती हैं। और गन्ने को कितनी गहराई में उगाया जाता है, या गन्ने के बीज को, जिसको सेट्स कहा जाता है, 15 से 20 गहराई में 90 सेंटीमीटर पंक्ति पर लगाया जाता है। ठीक है, तो इस विधि में गन्ने को हल द्वारा बनाए गए प्रॉपर 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई में गहराई में 90 सेंटीमीटर की लगाया जाता है। ये विधि यह विधि कहता है, दक्षिणी भारतीय राज्य में महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गन्ने की
रोपाई हेतु अपनाई जाती। उसके बाद आता है नंबर 3 पर अपना ट्रेंच मेथड, खाई विधि। कौन सी? खाई विधि। बोलते हैं ट्रेंच मेथड। तो देखो नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या है, ऐसे क्षेत्रों में ये विधि अपनाई जाती है यहाँ पर गन्ने हवा से गिरने की समस्या हो। ठीक है, ऐसी क्षेत्र मतलब कौन से क्षेत्र होते हैं, जैसे कोस्टल एरिया या तटीय क्षेत्र हो गए। तटीय क्षेत्र मतलब समुद्र तटीय उनके किनारे या आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों में गन्ने की बुवाई के लिए खाई या ट्रेंच विधि अपनाई जाती है। या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर गन्ने की गिरने की समस्या या अधिक हवा के वेग से गिरने की समस्या पाई जाती हो, उन क्षेत्रों में कौन सी विधि अपनाई जाती है? खाई विधि अपनाई जाती है, जिसमें गन्ने के सेट्स को या बीजों को खाई बनाकर, ठीक है, ट्रेंच बनाकर, ट्रेंच की जो चौड़ाई होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है और लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। इस प्रकार की लगभग 40 खाइयाँ बनाई जाती हैं एक हेक्टेयर। के खाई में क्या किया जाता है, गन्ने के सेट्स को 20 से 25 सेंटीमीटर गहराई में बोया जाता है और जो पंक्ति से पंक्ति दूरी रखी जाती है वो 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। और कौन से क्षेत्रों में अपनाई जाती है? प्रमुख रूप से तटीय क्षेत्रों में, या जहाँ पर अधिक वायु के वेग से गिरने की पाई जाती है, उन क्षेत्रों में कौन सी अपनाई जाती है? गन्ने की रोपाई हेतु खाई विधि पर। ठीक है, तो इस विधि में क्या करते हैं के अंतर्गत गन्ना की रोपाई हेतु हेतु 40 सेंटीमीटर चौड़ी व 25 सेंटीमीटर लंबी खाई या ट्रेंच बनाई जाती है, जिसमें 20 से 25 सेंटीमीटर की गहराई पर गन्ना के सेट्स 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। कौन से क्षेत्रों में? कोस्टल एरिया या तटीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से अपनाई जाती है। यह विधि तटीय क्षेत्रों में है अधिक वायु के वेग वाले क्षेत्र, अधिक वायु वेग वाले क्षेत्र जहाँ पर गन्ना के गिरने की समस्या पाई जाती है।
यह विधि अपनाई जाती है। ये तो ये प्रमुख अपनी जो विधियाँ हैं सामान्य तरीके से इनको अपनाए, लेकिन आजकल कुछ मॉडिफाई सिस्टम भी आ गए हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में भी अपन गन्ना उगा सकते हैं जहाँ पर अंकुरण की समस्या पाई जाती है। तो उनके लिए कुछ मॉडिफाई जो विधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो है अपनी रेयांगन मेथड। कौन सा है? रेयांगन मेथड। और दूसरा है ई ब्लॉक का ई ब्लॉक मेथड। आगे बात करें अपन ने नंबर 4 पर, तो नंबर 4 पर आता है रेयांगन में से ही सवाल किया विधि क्लासों में। रेयांगन विधि में क्या होता है ये देखो, अभी नई हम्म, बताएंगे भाई, डिफरेंट भी बताएंगे, वाटर लॉगिंग और लॉजिंग में दोनों में बताएंगे। ठीक है, पहले रेयांगन विधि के बारे में आपको बता रहा था। तो इस विधि में क्या करते हैं, ये विधि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ पर गन्ने की अंकुरण की समस्या पाई जाती है, जैसे क्षारीय मृदाओं में। क्षारीय मृदाओं में उन क्षेत्रों में इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, गन्ने के ऊपरी भाग को काट दिया जाता है, जो बढ़ने वाला भाग होता है उसको काट देते हैं। और उसको काटने के बाद जो कलिकाएँ हैं, जो निचले भाग की कलिकाएँ हैं, वो अंकुरित होकर उनसे क्या निकाल जाती हैं, पार्श्व शाखाएँ निकलने लगती हैं, जिनको निकाल कर उन क्षारीय भूमियों में या लेटराइट मृदा जो पाई जाती हैं में रूपांतरित कर दिया जाता है, अंकुरण की समस्या ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो या गन्ने की रोपाई की जाती है वो कहलाती है रेयांगन विधि। ठीक है, जो विधि है इसके बाद जे ब्लॉक विधि में क्या किया जाता है, ये एक तरह से इसकी विस्तारित विधि है किसकी, रेयांगन विधि की। ठीक है, उसी तरीके से इसमें टॉप पोर्शन को काटते हैं, लेकिन इसमें पोषक तत्वों का ट्रीटमेंट या अधिक एनर्जी दी जाती है ताकि अधिक से अधिक अंकुरण हो सके और अधिक से आए। बात करते हैं रेयांगन विधि की। ये कौन से क्षेत्रों में अपनाई जाती है ये विधि? ऐसे क्षेत्रों में अपनाई जाती है वहाँ पर अंकुरण की समस्या पाई जाती है। क्या लेटेराइट मृदा, लेटेराइट व क्षारीय मृदाओं में गन्ना की पाई अपनाई जाती
के अंतर्गत ना के ऊपरी भाग को हटा दिया जाता है। और पिछले भाग से हटा दिया जाता है, जिसमें से पिछले भाग से अधिक पार्श्व शाखाएं अंकुरित हो जाती हैं। हो जाती हैं, जिनका उपयोग बुवाई हेतु किया जाता है। इसके अलावा एक मेथड और है जिसको बोलते हैं अपन स्टॉक। कौन सा मेथड है? ब्लॉक। ये रेंगन विधि का ही रूपांतरित मेथड है। इसमें क्या करते हैं, जो बर्ड होती है जहाँ से पार्श्व शाखाएं निकलती हैं उसको अधिक मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाते हैं। केवल क्या करते हैं, यह विधि रेंगन विधि की रूपांतरित विधि इसमें कलिका को अधिक मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे एक पार्श्व शाखाएं निकली, शाखाएं अंकुरित हो सके। वैज्ञानिक हो सके, अधिक पार्श्व शाखाएं और वाटर लॉगिंग कंडीशन तो होती है कि सबमर्ज कंडीशन, खेत में जब पानी भर जाता है, जो सबमर्ज कंडीशन आती है, पूरा पानी भर जाता है, उसको तो बोलते हैं वाटर लॉगिंग कंडीशन। और जो लॉजिंग होती है उसके कारण जब किसी पौधे में किसी जल की अधिकता के कारण, किसी के कारण तना अगर गल के टूट जाता है तो वो कहलाता है लॉगिंग कंडीशन, लॉजिंग। ठीक है, लॉजिंग जो है जिसमें रोग आता है और लॉगिंग में जलमग्नता की समस्या होती है। ये तो हो गया अपना विधियाँ। ठीक है, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आप क्वेश्चन की बात करें, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सामान्य विधि ज़्यादातर यही पूछा जाता है कौन से
में अपनाई जाती है, या जहाँ पर अंकुरण की समस्या पाई जाती है वहाँ पर कौन सी विधि अपना सकते हैं, विधि अपना सकते हैं। अंकुरण की समस्या क्षारीय लेटाइट क्रियांगन विधि। सामान्य विधियाँ ही होती हैं, लेकिन उनमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये आगे विधियों के बारे में। अब अपन बात करते हैं आगे। हाँ, साइलेंट है टी ब्लॉक जो है ना, टी साइलेंट है। अब बात करते हैं गन्ने के खरपतवारों की। खरपतवार, ठीक है। अब खरपतवार की बात करें तो इसमें जो प्रमुख खरपतवार लगता है वो है स्ट्राइगा। कौन सा है? स्ट्राइगा। स्ट्राइगा कौन सा है? अर्ध जड़ परजीवी। कौन सा है? अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है। किसका? गन्ने का, मक्का का, ज्वार का, बाजरा का। ठीक है, ग्रैमनी कुल का नहीं है। ठीक है, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का जो सीप और पादप हैं, कहते हैं उनका जो है अर्ध परजीवी खरपतवार है। इसमें कौन सा प्रमुख खरपतवार लगता है? ट्राइगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन से खरपतवार लगते हैं? मोता लगता है, धूप घास लगता है। ठीक है, अब ये पूरी साल चलता है भाई, इसमें लगभग सारे खरपतवार आ जाएंगे। ठीक है, उसकी तो इसमें जो है जंगली चौलाई है। जंगली चौलाई, मोता, धूप घास। घास के बाद हिरणखुरी भी लगती है। हिरण, ये लगभग इसमें सभी प्रकार के, या एक और घास लगती है जिसको बोलते हैं जॉनसन ग्रास। कौन सी? जॉनसन घास। क्या नाम है इसका? सोरगम एल्पेंस। क्या नाम है? सोरगम एल्पेंस, जॉनसन घास। ये प्रमुख खरपतवार इसमें को डालते हैं। ठीक है, कौन सी अवस्था पर? फॉर्मेटिव अवस्था पर। सबसे पहले अपन बात करें नियंत्रण की। पहला तो अपन बात करेंगे स्ट्राइका का क्या करना है। ठीक है, स्ट्राइका के लिए अपन ग्लाइपोसेट नामक जो अपना आता है, कौन सा? शाकनाशी। इसकी 1 से 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा अंकुरण से पूर्व उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, ग्लाइपोसेट किसके लिए काम में लिया जाता है? स्ट्राइका के नियंत्रण। 1 से 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व एक्टिव इंग्रेडिएंट मात्रा प्रति हेक्टेयर काम में ली जाती है। गन्ने के लिए सिमेजीन देखो बंद हो गया है, तो अब एट्राजीन ही लेते हैं। सिमेजीन पे बैंड लगा दिया है भाई, सिमेजीन अच्छा था, मक्का में सबसे ज़्यादा उपयोगी सिमेजीन, लेकिन भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है, तो उसके स्थान पर अब एट्राजीन ही काम। एट्राजीन, ठीक है, सिमेजीन या एट्राजीन की 1.5 से 2 किलोग्राम मात्रा लेते हैं। कितनी लेते हैं? 1.5 से 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करते हैं। मेट्रीब्यूजिन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मेट्रीब्यूजिन की ग्राम मात्रा आप ले सकते हैं। 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा
प्रति हेक्टेयर उपयोग। 2,4-D का सोडियम साल्ट अपन इसमें लेते हैं। डी का सोडियम साल्ट, जिसमें इसकी मात्रा ली जाती है लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम लेते हैं, सॉरी, हाँ, 1 से 1.5 किलोग्राम 2,4-D का सोडियम साल्ट। 3 साल्ट होते हैं ना, कौन कौन? ईस्टर, सोडियम और कौन सा? एमाइड साल्ट होते हैं। सोडियम साल्ट सोडियम ही होता है, ठीक है। एट द रेट 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा उपयोग करते हैं। प्रति हेक्टेयर उपयोग की, ठीक है। ये तो हो गया आपके पतवार। तो आगे बात कर लेते हैं अपन प्रमुख किस्मों के बाद क्लास खत्म। नो, ठीक है। आगे अपन गन्ने की बात करते हैं। प्रमुख हाँ, जो को से मतलब कोयम्बटूर से रिलीज़ की गई हैं। इसकी लगभग क्यों रिलीज़ करते हैं? क्योंकि ब्रीडिंग जो होती है उसके लिए पुष्पन के समय ब्रीडिंग की जाती है, और पुष्पन के समय गन्ने के लिए एक निश्चित प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है, जो कि साउथ इंडिया या तमिलनाडु में उपलब्ध होता है। तो जो गन्ने की बंडर कैन है, ठीक है, सैक्रम ऑफिसिनिकम, उसकी भारत की पहली प्रजाति थी CO 400। CO 400, ठीक है। कौन सी है? भारत की पहली बंडर कैन की, भारत की प्रथम बंडर कैन। CO 449 लिखिए। CO 400, मतलब CO की जो वेराइटी है बहुत सारी निकाली गई हैं। वो CO पपेन में CO 421, जो कि CO 421 सूखा प्रतिरोधी होती है। हाँ, गन्ने का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हाँ, CO 453 पाला के प्रति प्रतिरोधी है, के प्रति पाला के गन्ने की प्रजातियां आपको याद करने नहीं आई, ठीक है। अधिक चीनी वाली किस्में एक कि चीनी अधिक मात्रा में निकलती है, सुक्रोज अधिक मात्रा में होता है, ये अधिक चीनी वाली। सुक्रोज अगर ज़्यादा होगा तो क्या निकलेंगे? चीनी अधिक निकलेगी। COJ COJ 64, जो LK 7901 और COLK 1810, कौन सी किस्में हैं? अधिक चीनी वाली। इसके अलावा एक किस्म और है CO 775, तो ये अधिक चीनी वाली शर्करा अधिक मात्रा में पाई जाती है, और चीनी की मात्रा भी अधिक होती है। एक रेटूनिंग, जो पैडी लेते हैं गन्ने की,
गन्ने की पैडी मतलब पहली फसल की कटाई के बाद जो अवशेषी तना होता है, उससे जो अंकुरित पौधा होता है उसके द्वारा भी फसल ले सकते हैं, उसको बोलते हैं, उस फसल को गन्ने की पैडी कहा जाता है। तो गन्ने की पैडी हेतु जो किस्म उपयोगी मानी जाती है वो है CO114 है। ठीक है, रेटूनिंग या पैडी के लिए रेटूनिंग या पैडी के लिए उपयोग की जाती है, टेबल होती है रेटूनिंग या के लिए के अलावा और भी किस्में हैं, COS 9254, COS 1253। ये किस्में लगभग अब आपके पूछ क्या हो सकता है आज। ठीक है, तो गन्ने की पैडी या रेटूनिंग फसल के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, लिखा कर दूँ। पैडी या रेटूनिंग क्या होती है? गन्ने की फसल की कटाई के बाद जो अवशेषी भाग होता है, तने का अवशेषी भाग होता है, उससे गन्ना तैयार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर गन्ने की रेटूनिंग या पैडी होता है, अवशेषी भाग या जो तना होता है, कटाई के बाद जो अवशेषी तना मृदा में बचता है, उससे नया पौधा अंकुरित होकर दूसरी फसल लेना ही क्या कहलाता है? रेटूनिंग। और इस फसल को गन्ने की पैडी फसल कहा जाता है। इस प्रकार की फसल लेते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, इस फसल में नाइट्रोजन की 20% अधिक मात्रा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, कितनी मात्रा? नाइट्रोजन की 20। गन्ने फल की कटाई के बाद अवशेषी तना अंकुरित होकर नया पौधा बन जाता है, जिससे की दूसरी फसल ली जा सकती है, या इस फसल को गन्ने की पैडी फसल कहा जाता है। इस फसल को ना की पैडी या रेटूनिंग कहा जाता है। के लिए सामान्य गन्ना की अपेक्षा नाइट्रोजन की 20% अधिक मात्रा उपयोग की जाती है।
हो गया हो गई। उसके बाद कुछ प्रक्रियाएं या क्रियाएं अपनाई जाती हैं गन्ने में, जैसे अर्थिंग अप हो गया जो आलू में की जाती है, ठीक है। टाइम हो गया, गन्ने के पौधों को टाट की रस्सियों या जूट की रस्सियों से 10 या 15 पौधों को आपस में बांध दिया जाता है, उसको टाइम कहा जाता है, ठीक है। ट्रेसिंग होता है, गन्ने की पत्तियों से गन्ने के तने को रख दिया, ये कल बताऊंगा, कल लिखाएंगे, ठीक है। तो जो अन्य प्रक्रिया हैं, बाकी का जो भाग रह गया है गन्ने के उप उत्पाद हैं, ठीक है। फिर रोग और कीट हैं, उसके बाद परिपक्वन है, ये सब अगली क्लास में। बड़ी फसल बजे का टाइम